लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण और बिहार की 8 सीटें। कौन जीतेगा ये 8 सीटें? क्योंकि ये जो 8 सीटें हैं इस पर फिलहाल एनडीए के पास ही सीटें हैं, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कहीं पर लगातार सीधे यहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। और इन सीटों में किसे फायदा होगा, किसकी यहां पर हवा किसके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, इस पर बात करेंगे। और पोल पंच में आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रोजाना की तरह अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, आज सबसे पहले हम बिहार की उन 8 सीटों पर चर्चा करेंगे जहां पर ऐसा समीकरण बन रहा है कि जो लड़ाई है बहुत करीबी आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर बिहार की उस सीट की जहां पर पवन सिंह ने पूरे मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। भाजपा में पहले पवन सिंह थे, भाजपा से उनको निष्कासित कर दिया। अब कितनी वो उस सीट पर जो चुनावी जो जिस तरीके से हवा है उसको बदल पाएंगे? हाँ, धन्यवाद नरेश। 8 सीट बिहार की बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें देखा जाए तो बीजेपी के साथ में जो उनके साथ में लोग हैं, जेडीयू है, उनकी जीतन राम मांझी की जो हैम है, और एलजेपी है पासवान साहब की, उसके जो चिराग पासवान जो है वो सब मिलके एक साथ में लड़ रहे हैं। लेकिन इन 9 सीट्स में जैसा कि आपने कहा बीजेपी के ही पास है ये सीट्स। इसमें कराकट सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि कराकट सीट में जो आप देखेंगे कि एक ज़बरदस्त मुकाबला हो गया। पवन सिंह जिनको जो है आसनसोल से टिकट दिया गया था, उन्होंने वहाँ से लड़ने से इनकार कर दिया। आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उनको टिकट दिया गया था वेस्ट बंगाल से। उनको जो कुछ अपने निजी कारण बता के उन्होंने वहाँ से रिफ्यूज किया। कराकट जो सीट है औरंगाबाद और रोहतास जिला है, उसके बीच की वो सीट है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि वहाँ से जो है एक लोग जो जेडीयू के साथ में पहले हुआ करते थे, उनके नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा पहले जेडीयू के साथ में थे। नीतीश कुमार उनसे अलग होके उन्होंने एक पार्टी बनाया आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस समय एनडीए का एक पार्ट है। और वहाँ पर जो है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो है पवन सिंह लड़ रहे हैं। पवन सिंह की खासियत यह है कि भोजपुरी के वो जबरदस्त गायक हैं, उनकी फॉलोइंग जबरदस्त है, राजपूत जाति से आते हैं। और कराकट में कॉम्बिनेशन जो बनता है उसमें आप देखेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट और मुसलमान वोट बैंक तो है ही। शेड्यूल कास्ट तकरीबन 20% के आसपास है, मुसलमान 9% के आसपास है। लेकिन वो जो वहाँ फॉरवर्ड कास्ट है, फॉरवर्ड कास्ट में आप देखेंगे कि वहाँ तकरीबन 20+% जो है राजपूत वोट बैंक है, और वही उनका स्ट्रेंथ है। वहाँ पर यूथ और जो यूथ जो एक सेगमेंट है। इस सीट पे अगर पवन सिंह अगर सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा के वोट काटते हैं, राजपूत वोट ले जाते हैं, क्योंकि राजपूतों का जो अधिकांश वोट है वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ जाता हुआ वहां पर दिखाई देता है। हाँ, मैं ये बता दूं कि राजपूत जो फॉरवर्ड कास्ट वोट बैंक है, आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश और बिहार में उन सब जगहों पे जो राम मंदिर मूवमेंट था, उसका असर अभी कहीं ना कहीं यूँ कहें कि नॉन इश्यू हो गया है। लेकिन मोबिलाइज करने के लिए फॉरवर्ड कास्ट के लिए वो कभी भी जेल का काम करता है उस स्थिति में देखा जाए तो। और दूसरी बात मैं बता दूं कि पवन सिंह कोई मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी भी नहीं है कि उनके साथ में खेसारी यादव और ये सब लोग जो भोजपुरी स्टार्स उनके साथ में कंपेनिंग कर रहे हैं, तो उसका जो एक अट्रैक्शन वैल्यू होती है। आपने देखा होगा कि सिने स्टार होता है, उसको देखने के लिए भीड़ जरूर जुटती है, लेकिन वो वोट बैंक में परिवर्तित होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके लिए राजनीतिक जो एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। लेकिन सर वो एनडीए के वोट जरूर काट सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और फायदा हो सकता है यहाँ पर इंडिया अलायंस को। क्या मैं ये कहूँ कि वो सीट इसलिए भी और इंटरेस्टिंग है कि राजपूत, यादव और मैंने कहा कि मुस्लिम, इस तरह का वोट बैंक है। ट्रेडिशनली वो जेडीयू और इनकी सीट रही है। तो जेडीयू जिसके साथ में जो महादलित, जो मैंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, पासवान वोट बैंक है जो कि एलजेपी के साथ में है। बीजेपी का परंपरागत वोट है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और बनिया, जो ये सब वोट बैंक है। प्लस नॉन ओबीसी नॉन यादव वोट बैंक जो है वो नॉन ओबीसी हो जाता है, वो भी है। प्लस मैं ये इंटरेस्टिंग ये भी है कि यहाँ पर पवन सिंह के आने से थोड़ा सा सीट चर्चे में आ गई। अदरवाइज एक तरफा मुकाबला हो रहा था। ये जेडीयू कोटे की सीट हुआ करती थी, तो इसमें जो है ये एक तरफा मुकाबला ना होकर अब इंटरेस्टिंग हो गया है। वो मजे हुए खिलाड़ी नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल पलट देंगे, लेकिन उनकी वजह से ये सीट काफी चर्चा में आ गई। बिल्कुल सर। इसके बाद जो दूसरी सीट है बक्सर की सीट है और जहानाबाद की सीट है, ये 2 सीटें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हाँ, जहानाबाद में मैं कहूँ कि जहानाबाद और ये जो कराकट एरिया है, जैसे जहानाबाद
नक्सल प्रोन एरिया हुआ करता था। CPI-ML जो अल्ट्रा लेफ्ट वाली सीट है यहाँ पर हुआ करता था, और 90 के दशक में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो अल्ट्रा लेफ्ट मूवमेंट की वजह से वहाँ मैसेकर्स भी बहुत हुए, जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि वहाँ पर रही है। लेकिन ये सीट भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी JDU के कैंडिडेट जीतते रहे हैं। तो JDU डोमिनेट कैंडिडेट सीट है ये। तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट भले ही 22% है, मुसलमान 7% है। महागठबंधन के कैंडिडेट लड़ जरूर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि महागठबंधन के कैंडिडेट में इस बार प्लस ये हुआ है कि कांग्रेस का जो कांग्रेस के साथ में प्लस जिस तरह से रेन्यूड एनर्जी आप कह सकते हैं, रेन्यूड एनर्जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें जान एक तरह से तेजस्वी यादव ने अपने महागठबंधन में जान फूंक रखी है। इसलिए फूंक रखी है क्योंकि वो एक युवा नेता तो है ही हैं, और उन्होंने जो है बहुत मुखर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके साथ में जो यूथ सपोर्ट है, प्लस उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही है, और नीतीश कुमार का फिर से NDA कैंप में आना थोड़ा सा जो है उनके खिलाफ नेगेटिव गया है, नेगेटिव जा सकता है मैं कहूँगा, तो उसका फायदा जो है तेजस्वी यादव को मिल सकता है। बिल्कुल। जहानाबाद सीट में सर एक चीज़ है कि वहाँ पर BSP से अरुण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऐसा वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सीधे सीधे यहाँ पर JDU के वोट काट सकते हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद, जो कि मैं आपसे कहूं कि जो कि वहां से जीतते रहे हैं, और वो JDU के नेता, बड़े नेता हैं वहां पर। वो नए BSP, देखिए BSP की पृष्ठभूमि पूरी तरह से मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश तक सीमित है, और मध्य प्रदेश में उन्होंने 5-6 सीट्स असेंबली की जीती थी, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत। लेकिन बिहार में जो है उस तरह से उन लोगों का जो है BSP की जो है एक इंडिविजुअल नेता अगर उस पार्टी का टिकट लेता है तो उस तरह से हो सकता है इंडिविजुअल जो उनका अपना प्रभाव हो। अदरवाइज BSP वहाँ से उस तरह से प्रभावी नहीं है, इसलिए उसके ऊपर मैं नहीं कहूँगा कि वो वहाँ की राजनीति को जो है JDU के पक्ष में या उसके पक्ष से खींच के जो अपने पक्ष में कर पाएंगे। इतने प्रभावशाली फिलहाल बसपा वहाँ पर है नहीं। बिल्कुल सर। और इस चरण में जो ये आखिरी चरण है, इसमें जो बड़े नाम है जो मैदान में है, रविशंकर प्रसाद भी मैदान में है, मीसा भारती भी मैदान में है। तो रविशंकर प्रसाद क्या इस बार, हाँ 2 सीटों की मैं चर्चा करूंगा। पटना साहिब से जो रविशंकर प्रसाद लड़ रहे हैं, 2 सीटें, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। तो पटना साहिब जो है सिख वहाँ पर एक पॉपुलेशन वहाँ पर भी है, अर्बन सीट है, फॉरवर्ड कास्ट में भी वहाँ पर सीट है, कास्ट वोट भी बहुत है। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि 2 बार से 2014 और 2019 से वो जीत रहे हैं, और पिछली बार जो है उन्होंने उनको शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। उन्होंने जो है 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा को जो है उन्होंने 2019 में जो है हराया एक तरह से देखा जाए, और उसके पहले भी हराया था शत्रुघ्न सिन्हा। उसके पहले 2009 में आप कहेंगे कि MP हुआ करते थे कांग्रेस बीजेपी के टिकट पर, जब वाजपेयी एरा था तो बहुत प्रभावशाली थे। लेकिन उनका जो है ये वर्तमान में मोदी जी के आने के बाद में कुछ वैचारिक डिफरेंसेस की वजह से वो उसके साथ में आगे नहीं चल पाए, और वो रिबेल हो गए, कांग्रेस के टिकट पर लड़ने लगे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इस बार जो है वो वेस्ट बंगाल में आसनसोल से जो है बाई इलेक्शन में लड़े और फिर से लड़ रहे हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा का वहाँ से जाना, तो जो वहाँ पर अर्बन एरिया की सीट है, तो कायस वोट बैंक भी है, फॉरवर्ड कास्ट का भी वोट बैंक है। बाकी आप जानते ही हैं कि अर्बन सीट है तो बीजेपी वहां पर प्रभावशाली तरीके से लड़ रही है। और दूसरी सीट आपने पाटलिपुत्रा की कही, पाटलिपुत्रा में उनकी जो लालू यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती, वो इस समय यद्यपि राज्यसभा में है, लेकिन वो 2 बार से हार रही हैं। रामकृपाल यादव जो है किसी जमाने में बड़े नेता हुआ करते थे, वो RJD के साथ में लालू के बड़े करीबी हुआ करते थे, और उन लोगों का पारिवारिक संबंध भी था। मीसा उनको चाचा जी भी कहती हैं। तो आपको याद होगा 2014 का इलेक्शन के पहले उनके घर भी विजिट की, कोशिश की उनको मनाने की ताकि वो बीजेपी की तरफ ना जाए, लेकिन आपस के डिफरेंसेज इतने हुए कि वो पूरी तरह से अलग हो गए। तीसरी बार वो जीतने की तैयारी कर रहे हैं, देखा जाए तो इस बार। बिल्कुल सर। तो इसके अलावा और कई सीटें हैं सर वहाँ पर, जैसे हम लोग बात करते हैं बक्सर सीट की बात करते हैं, तो बक्सर सीट में भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर देखा जा रहा है। RLD के सुधाकर सिंह हैं, वहाँ पर बीजेपी के मिथिलेश तिवारी मैदान में हैं, और एक IPS हैं आनंद मिश्रा, वो भी मैदान में है। तो इस सीट पर क्या होने वाला है? बक्सर की खास बात ये मैं कहूँगा कि बक्सर शुरू से ही जो है बीजेपी के साथ में रही है। 2006 से आप देखेंगे तो 2006 में एक लालमुनि चौबे एक वेटरन लीडर हुआ करते थे, वो वाजपेयी जी के बहुत करीबी थे। तो लालमुनि चौबे लगातार वहाँ से जीतते रहे। उसके बाद अश्वनी चौबे को टिकट दिया गया, जो वर्तमान जो सरकार जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। अश्वनी चौबे सीनियर नेता हैं, लेकिन उनको जो है इस बार जो है बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उसकी वजह से भी काफ़ी थोड़ा सा वो नाराज भी थे। उन्होंने कोशिश की
धरना भी एक तरह से जो मौन व्रत धरना बीजेपी के आगे सर फिलहाल किसी का धरना काम नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो सीनियर मेंबर हैं, लेकिन फिलहाल वो मान गए। और वहाँ मिथिलेश तिवारी लोकल नेता हैं, अश्विनी चौबे भी वहाँ के लोकल नेता हुआ करते थे, और उनकी पकड़ भाई उस क्षेत्र के नेता हैं तो लोकल नेता को टिकट देना, उनका कटना, तो उसके साथ में बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं। लेकिन मिथिलेश तिवारी चूंकि बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है, तो मिथिलेश तिवारी अब आ गए, तो उसके बाद अश्विनी जी भी जो है चुप हो गए हैं। लेकिन वहाँ इंटरेस्टिंग क्या है, वहाँ जो है गठबंधन का भी कैंडिडेट जो है महत्वपूर्ण है, जो महागठबंधन यानी आरजेडी का कैंडिडेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उनके लिए परेशानी का कारण एक इंडिपेंडेंट तरीके से ददन यादव कहलाते हैं, ददन पहलवान। तो वो किसी जमाने में आरजेडी के करीब थे, लालू जी के भी करीब हुआ करते थे, लालू प्रसाद के। लेकिन वो बाहुबली टाइप के नेता हैं, बाहुबली वाली उनकी छवि है। उनका लड़ना जो है आरजेडी के लिए थोड़ा सा मुश्किल का सबब है। लेकिन मैंने कहा कि ये जो सीट है बक्सर वाली, जिसमें कि आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट, तो ऐसे में चतुष्कोणीय मुकाबला हम कह सकते हैं। चतुष्कोणीय मुकाबला है, चतुष्कोणीय मुकाबला है। वहाँ पर मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट और थोड़ी सी शेड्यूल ट्राइब की भी पॉपुलेशन है। मैं आपको कहूँ कि ये इस बेल्ट में जो है आप देखेंगे, ये बक्सर की सीट चूंकि गंगा के किनारे की सीट है, गंगा के किनारे की सीट है, तो नक्सल प्रभावित सीट भी, नक्सल प्रभावित भी सीट रही है। जो आरा है, बक्सर है, ये सब सीट जो है सीपीआई एमएल का जो थोड़ा सा यहाँ पर असर रहा है। और सीपीआई एमएल इस समय आप जानते हैं कि आरजेडी के साथ में गठबंधन में जो है वहाँ शामिल हो गई है। सीपीआई एमएल की बात की तो मैं बताऊं कि आरा से, आरा एक महत्वपूर्ण सीट है, वो भी गंगा के किनारे में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटी हुई सीट है। तो आरा में आप देखेंगे कि आरके सिंह जो है फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, और वो केंद्र में जो है होम सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद उनको बीजेपी ने टिकट दिया, 2014, 2019 दो बार जीते। इस बार उनके खिलाफ में आप देखेंगे कि सीपीआई एमएल के एक नेता को टिकट दिया है गठबंधन ने, और वो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट है सुदामा प्रसाद जी। और वहाँ की जो असेंबली सीट्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि मेजॉरिटी सीट आरजेडी ने जो है 3 सीट जीती हुई है, और दो जो है बीजेपी के पास में है, और 2 जो है वहां पर सीपीआई-एमएल के पास में है। तो ऐसा नहीं, उस सीट पे सीपीआई-एमएल और आरजेडी के यानी मिल के 5 सीट हो जाती हैं। तो इस समीकरण को आप देखेंगे तो वो सीट पर भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि जबकि आपकी पिछले चुनाव में देखा होगा कि एक तरफा मुकाबला था। लेकिन इस बार जो है जिस तरह से महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक जो है मिल के लड़ रहा है, तो इन सब सीटों पे लड़ाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल सर, बिहार में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं, लगातार वो हैं वहां पर। ऐसा वहां पर नजारा देखने को मिलता है कि वहां पर इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि आरजेडी चुनाव लड़ रही, मतलब तेजस्वी यादव वहां पर एनडीए का मुकाबला कर रहे हैं। इस तरह की जिस तरीके की वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लालू परिवार पूरा मैदान में है, तो वहां पर कुछ ऐसा सिनेरियो नजर आता है। हाँ, है ही है, बिल्कुल है ही है, क्योंकि लालू प्रसाद जिस तरह से और कांग्रेस उनको ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही है वो कांग्रेस वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी बहुत पहले बन चुकी थी। कांग्रेस का उस तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक रूप से नुकसान ही हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने इस तरह की स्थिति को सहज स्वीकार किया है। नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर उस रेस से बाहर हो जाते हैं। उसी का परिणाम आप देखेंगे कि सासाराम एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से मीरा कुमार, और वो सीट इतनी महत्वपूर्ण थी कांग्रेस के लिए किसी जमाने में, क्योंकि बाबू जगजीवन राम का आपने सुना होगा, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए और कांग्रेस के साथ लगातार जुड़े रहे, और 1952 से 1984 तक वो कभी हारे ही नहीं बाबू जगजीवन राम। उस जगह से जो है मीरा कुमार भी 2 बार रिप्रेजेंट की। लेकिन आप देखेंगे कि सासाराम से मीरा कुमार जब पिछली बार उनकी लड़की थी जो कि स्पीकर भी रही है कांग्रेस में, वो जब बाहर हुई पिछली बार भी उनको हरा दिया बीजेपी ने वहां से शिवेश राम। इस बार आपको मैं बता दूं वहाँ का थोड़ा सा सिनारियो इसलिए अलग हो गया है। कांग्रेस वहाँ पर छेदी पासवान इसलिए चर्चा में आ गए हैं। छेदी पासवान 2014-2019 में बीजेपी के टिकट पे लड़े, दलित नेता हैं। उनकी छवि एक चर्चित नेता की बिहार की राजनीति में है। छेदी पासवान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और एक दूसरे जो है अपने नेता को जो है वहाँ पर जो है बीजेपी ने फील्ड किया शिवेश राम को उनके खिलाफ। तो छेदी पासवान रिबेल हो गए और उनको कांग्रेस से टिकट मिल गया है। कांग्रेस से वो लड़ रहे हैं, और साथ में उनके पास में जो है कांग्रेस का जो पुराना दलित वोट बैंक है, प्लस उसके साथ में मैं कहूँ कि वहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट की संख्या बहुत जबरदस्त है, चूंकि 20+% वहाँ पर है, और मुस्लिम और यादव वोट बैंक मिलता है, तो एक प्रभावी गठबंधन बनता है वहाँ। बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच एक चीज बात आती है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने भाषणों में नीतीश कुमार को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं इन दिनों, वो भी काफी चर्चा में है कि नीतीश
बाबू बदल भी सकते हैं, फिर और पलट सकते हैं, इस प्रकार की बातें बिहार की राजनीति में देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जो नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जाती है, ये कभी कभी प्रभाव तो लाती ही है। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि चाचा, वो अभी भी बड़े सम्माननीय मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह से बात कर रहे हैं इस समय बिहार की राजनीति में, और मुझे लगता है कि वो वही आचरण जो है उनको आने वाले समय के लिए बड़ा नेता जो है बिहार की राजनीति में बनाएगा भी। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी पूरी कैंपेनिंग कर रही है, जिस तरीके से मजबूत टक्कर दे रही है एनडीए को, तो इस चुनाव में संभावनाएं कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं जेडीयू के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ी। मैंने कहा ना कि पिछली बार जैसे बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम मिलकर जिस तरह इस समय लड़ रही हैं, पिछली बार उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। क्लीन 40 में से ज्यादातर जो 39 सीट तकरीबन जीत ली थी उन लोगों ने, तो 39 सीट जीती थी, यानी क्लीन स्वीप किया था। और इस बार मैं बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि स्विंग होंगे, सीट स्विंग होंगी, उसमें से महाराष्ट्र और उसके साथ बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ बिहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ से 5 से 10 के बीच में लोग, जैसा महागठबंधन क्लेम कर रहा है, लेकिन अगर 5 सीट भी जो है एनडीए हारती है, तो वो 5 सीट जो महागठबंधन के यानी इंडिया ब्लॉक के उसमें जाती है, तो बहुत ऐसा नहीं है, छोटी विजय नहीं होगी। इन लोगों ने एक तरह से जो अपनी लड़ाई लड़के इन्होंने जो है आने वाले जो नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन होगा उसमें फिर उनकी बढ़त हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आरजेडी तो विधानसभा चुनाव में हमेशा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है अधिकांश समय में, तो ऐसे में उसको सीधे सीधे फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग इस तरह से उस बात को देख सकते हैं जी। और मैं आपको नेक्स्ट जो ये फेज हो रहा है उसमें 3 सीट की और वेस्ट बंगाल की चर्चा करूंगा जी। उसमें से डायमंड हार्बर है जी। और बसीरहाट है जी। और तीसरी सीट एक और है बरसात जी। लेकिन 2 की बात करूंगा। डायमंड हार्बर से जो टीएमसी जो दीदी हैं, ममता दीदी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी 2 बार से जीत रहे हैं, और वहां पर जो बीजेपी को हराने का मत प्रतिशत जो है 3 लाख से ऊपर का है। त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो है फिलहाल जो है बहुत मजबूत वहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि जो टीएमसी का जो कोर वोट बैंक है वो 30%, 35-38% मुस्लिम वोट बैंक है। तो उसकी वजह से जो देखा जाए, और शेड्यूल कास्ट जो वोट बैंक है, तो ऐसा नहीं लगता कि उनको फिलहाल जो है एनडीए हिला पाने की स्थिति में है। लेकिन दूसरी सीट जो बसीरहाट की, और उसमें असेंबली जो जितनी भी असेंबली सीट्स हैं, 6 या 7 असेंबली सीट हैं, 7 टीएमसी के पास में है, ये भी बड़ा फैक्टर है। लेकिन बसीरहाट की चर्चा इसलिए करूंगा कि वहां पर बसीरहाट में जो है जीता तो पिछली बार टीएमसी ने था, लेकिन वहां पर जो आपने देखा होगा संदेश खाली का नाम सुना होगा, संदेश खाली उसी कंस्टिट्यूंसी की एक शेड्यूल ट्राइब सीट है। वहां पर शेड्यूल कास्ट की सीट असेंबली में 2 हैं और एक शेड्यूल ट्राइब की सीट बीजेपी ने उसी पीड़िता को तो उस वहां की जो रेखा पात्रा है, जो जिन्होंने जो है उस संदेश खाली में शेख शाहजहां जो टीएमसी का नेता था, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करने वालों में से आगे थे, उस महिला ने बड़ी हिम्मत की, तो बीजेपी ने जो है उनको वहां से फॉर्मली टिकट दिया है। बहुत बड़ी बात है जी। और चूंकि महिला मुख्यमंत्री थी, महिला के द्वारा प्रोटेस्ट करवाना, उस महिला वोट बैंक को टैप करने के लिए बीजेपी का वेस्ट बंगाल में बड़ा आंदोलन था। अब ये कितना प्रभावी होगा ये तो 4 जून को बिल्कुल सर। तो देखिए, हम लोगों ने आज बिहार की चर्चा की। बिहार की जो 8 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए के पास होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया अलायंस के पास यहाँ पर खास तौर पर आरजेडी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। आरजेडी की कोशिश है कि इस चुनाव में कम से कम 40 में से बिहार की जो सीटें हैं उसमें से कम 5 या 10 सीटों में वो लोग खूब टक्कर दे रहे हैं, और अगर 5 सीटें भी अगर वो जीतते हैं जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत उपलब्धि हो सकती है। और साथ में वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से टक्कर दिखाई दे रही है, आखिरी चरण में, आखिरी दौर में जो लगातार लड़ाई दिखाई दे रही है, वो भी काफ़ी नज़दीकी लड़ाई मानी जा रही है। अब देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बिहार और बंगाल में क्या समीकरण बदलते हैं। क्या पिछले बार के सीटों में बराबरी, जितनी सीटें आई थी वो आंकड़ा बराबर रहेगा, या इस बार आंकड़ों में उलटफेर होगा। देखते रहिए लगातार पोल पंच और इंडिया.com में हम आपको पल पल की खबर बताएंगे, और आपको एग्जिट पोल से लेकर चुनावी नतीजे तक हम सही समय पर सटीक तरीके से आपको बताएंगे। लगातार जुड़े रहिए इंडिया.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।